अब आवाज क्लियर आ रही है? हमने कल पढ़ा था संविधान सभा, उसका निर्माण, गठन, निर्वाचन, कार्य प्रणाली और फिर प्रस्तावना। प्रस्तावना हमने पढ़ी थी। प्रस्तावना में कुछ शब्द रह गए थे जिनको समझना जरूरी है, तो हम एक बार प्रस्तावना को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना हमने प्रस्तावना में पढ़ा था कि प्रस्तावना हम भारत के लोक से शुरू होकर पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी होते हुए 26 नवंबर 1949 अंगीकृत होती है पर खत्म होती है। उसके बाद में था कि उद्देश्य का प्रस्तावना को क्यों कहा जाता है, तो बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें था कि संविधान का निर्माण किस आधार पर किया जाना चाहिए या किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसी उद्देशिका से जुड़ा प्रस्ताव संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान में समाहित किया गया। फिर था कि प्रस्तावना को परिचय पत्र भी कहा था। वो किसने कहा था? A.N. पालकीवाला ने। दूसरा था कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और आत्मा अथवा पूंजी भी कहा जाता है। कुछ मूल शब्द थे जिसमें स्रोत थे हम भारत के लोग, और उसमें स्वरूप थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य या गणतंत्र। उसके बाद में उद्देश्य थे, जिसमें उद्देश्य यानी कि प्रस्तावना में उद्देश्य, जिसमें 3 प्रकार के न्याय दे रखे थे। न्याय था आर्थिक, सामाजिक, तीसरा था राजनीतिक। क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दे रखे हैं, तो 3 प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। दूसरा पढ़ा था, इसी में था स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, राष्ट्र की अखंडता एवं एकता और समता। दूसरा था, इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी थी। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी थी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। यानी कि हमारी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास।
न्याय कितना दे रखा है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय दे रखा है। अगर समानता की बात की जाए तो हमारी प्रस्तावना में 2 समानताएं दे रखी हैं। एक प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता। ये जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, न्याय 3 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और स्वतंत्रता 5 प्रकार की दे रखी है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। उसमें 2 वाद आए थे, एक था बैरुवाड़ी संघवाद, दूसरा था केशवानंद भारतीय राज्य बनाम केरल राज्य, जिसमें केशवानंद भारतीय बनाम राज्य केरल में संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला ले लिया था कि जो हमारा प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। उसके बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। ये थी हमारी प्रस्तावना जो हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ी थी। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। कहाँ गए सब लोग? अब हम संविधान से रिलेटिव कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। क्या है? हमारे भारत का लिखित संविधान है और एक सर्वव्यापी सर्वाधिक बड़ा संविधान है। दूसरा, हमारा जो संविधान है वो अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। अब इससे मतलब क्या है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? इससे मतलब है कि हमारे संविधान में अगर कोई चेंज लाने चाहे, संविधान संशोधन करना चाहे, तो इतना कठोर नहीं है कि उसमें संशोधन किया जा सके बहुत आसानी से। अंशतः लचीला, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है कि उसमें संशोधन नहीं किया जाए। अगर आवश्यकता होने पर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो उससे मतलब है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि ना तो इतना कठिन है और ना ही इतना आसान है। तीसरा पॉइंट है जो हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव है वो भारत सरकार
अधिनियम 1935 का प्रभाव है। यानी कि जो हमारे संविधान पे सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है वो कौन से अधिनियम का है? भारत सरकार अधिनियम का। हमारे संविधान में संघीय शासन शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। किसका? संघीय शासन शब्द का। शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में राज्यों का संघ, राज्यों का संघ घोषित किया गया है। यानी कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा, हमारा संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। दूसरा, जो हमारे भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव जो पड़ा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। तीसरा, संघीय शासन शब्द, हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे संविधान में जो घोषित किया गया है वो किया गया है राज्यों का संघ। तो ये था हमारा संविधान सभा का निर्माण, किस तरीके का हमारा संविधान है। अब हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। समितियां एवं उनके अध्यक्ष। एवं उनके अध्यक्ष। एवं उनके अध्यक्ष। अगर हम संविधान सभा की समितियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो समिति है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो समिति है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये समिति थी क्या? इस समिति पर संविधान को अंतिम प्रारूप देने का भार था। क्या था? संविधान को अंतिम प्रारूप देने का भार था। संविधान में जो जिस समिति थी प्रारूप समिति, उसमें सदस्यों की संख्या थी 7, जिसमें से अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। छह अन्य सदस्यों की बात की जाए तो थे एम एन एम एम एन गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर, एम एन गोपाल स्वामी आयंगर। शिवा सोलंकी, वेलकम। दूसरे थे अल्लादी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगले थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। वी एल मित्र, वी एल मित्र और डी पी खेतान। ये थे हमारे प्रारूप समिति के 7 सदस्य। क्या थे? प्रारूप समिति थी। संविधान को अंतिम प्रारूप देने का भार किस पे था? प्रारूप समिति पर। प्रारूप समिति के टोटल सदस्य थे 7, जिसमें से अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले थे एम एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और वी एल मित्र, टीपी खेतान। ये थे प्रारूप समिति के 7 सदस्य। क्लास को और शेयर करो। क्लास समझ में आ रही है? कमेंट करके बताएं। सैयद मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्र,
टीपी खेतान। ये है हमारी प्रारूप समिति के 7 सदस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एम.एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, वी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। इसमें से अगर वी.एल. मित्र की बात करें तो इनका स्थान लिया था माधवन राव द्वारा। माधवन राव द्वारा वी.एल. मित्र का स्थान लिया गया। डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948। उसके बाद इनका स्थान लिया था टी.टी. कृष्णामाचार्य। डी.पी. खेतान का स्थान लिया। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य ने इनका स्थान लिया। वी.एल. मित्र का स्थान माधवन राव ने लिया। ये हमारे प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगर अब इनको हम अगर एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करें जिससे कि दोबारा प्रारूप समिति पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो इसकी ट्रिक है भीम के मित्र। भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। क्या है? भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले। अगर भीम से अगर हम कहें तो भीम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। के से कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। मित्र से वी.एल. मित्र। गोपाल से एम.एन. गोपाल स्वामी आयंगर। खेत से डी.पी. खेतान। साधु से सैयद मोहम्मद शादुल्लाह
कृष्ण से कृष्णा स्वामी अय्यर। ये है हमारी ट्रिक प्रारूप समिति के 7 सदस्यों को याद करने की। भीम के मित्र कृष्ण गोपाल खेत में साधु से मिले, यानी कि भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। से कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, मित्र से वी.एल. मित्र, कृष्ण से कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल से एम.एन. गोपाल स्वामी आयंगर, खेत से डी.पी. खेतान, साधु से सैयद मोहम्मद सादुल्ला। अगर हम बात करें वी.एल. मित्र, इनका स्थान लिया था माधवन राव ने। आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि कृष्ण का दूसरा नाम था माधव, उनको माधव के नाम से भी बुलाया जाता है। तो हमारे कृष्ण जी जो थे वो दोस्ती के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। तो अगर मित्र को कोई जरूरत पड़ेगी तो उसकी मदद करने कौन आएंगे? कृष्ण जी। और कृष्ण जी का दूसरा नाम क्या था? माधव। तो हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि वी.एल. मित्र का जो स्थान है वो किसने लिया? माधवन राव ने। दूसरा लिया था डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की मृत्यु हुई 1948 में। उनका स्थान लिया टी.टी. कृष्णामाचारी ने। अगर हम इसको देखें कि खेत और कृष्ण जी मिट्टी खाते थे, इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कृष्ण जी बहुत ज्यादा मिट्टी खाते थे, तो मिट्टी खाने कहाँ जाएंगे? खेत में। इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि कृष्ण जी कहाँ गए मिट्टी खाने? खेत में। तो डी.पी. खेतान का स्थान किसने लिया? टी.टी. कृष्णाचारी जी ने। ये थी हमारी प्रारूप समिति की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिसे एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे नाम याद हो गए होंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। ये हमने समझ लिया कि जो हमारी प्रारूप समिति थी। अब कुछ अन्य समितियां थी। अन्य समितियां जिसमें संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथागत समिति, संबंधी तथागत समिति।
तीसरी है विधि समिति। विधि समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति, विधि प्रक्रिया समिति। ये 3 समितियां थी जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर समिति, विधि प्रक्रिया समिति। ये थी जिनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बात करें तो संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। इन दोनों समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ये थी हमारी समितियां, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथ्य समिति, विधि प्रक्रिया समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। अगर हम इनको रिलेट करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन कौन कर सकता है? जो सबसे बड़ा हो, और हमारे देश में सबसे बड़ा किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को। तो संचालन कौन कर सकता है? जो सबसे बड़ा हो। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधी कोई भी काम होगा, कौन करेगा? जो सबसे बड़ा हो। विधि, किसी भी काम के लिए कोई विधि कौन बनाएगा? जो सबसे बड़ा हो। इस तरीके से हम रेट करके आसानी से याद कर सकते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय समिति, जहां संघ की बात आ जाए वहां रिलेट करो, क्योंकि सेंटर में सबसे बड़ा, सेंटर में जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जी। तो जहां भी संघ आ जाए वहां हम रिलेट कर सकते हैं जवाहरलाल नेहरू से। इस तरीके से संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आगे करते हैं प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय इसको मिटा रही हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो, अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, जो कि नींद आ रही होगी। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति।
मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति। इसके दो अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान से ट्रिक से रिलेट करके याद कर सकते हैं। हम यहाँ से अगर प्रांत, हम सिर्फ यहाँ से प्रांत शब्द को लेते हैं, प्रांत, या और यहाँ पर कौन है, सरदार। अगर हम मान लें कि जो सरदार हैं उनकी संख्या जो प्रांतों में है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो प्रांतों में किसकी संख्या सबसे ज्यादा कम होती है, सरदारों की। जब किसी की जनसंख्या जो अल्पसंख्यक होते हैं तो वो किसकी मांग करते हैं, अपने मौलिक अधिकारों की। तो सरदारों की जो जनसंख्या है वो प्रांतों में कम है, वो क्या है, अल्पसंख्यक हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। समझ में आया क्या? सरदारों की जनसंख्या प्रांतों में बहुत कम है, इसीलिए वो अल्पसंख्यक हैं और वो क्या कर रहे हैं, अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इस तरीके से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो प्रांतीय संविधान समिति है और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित समिति है, उसके अध्यक्ष कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर विवेक सागर पड़ोसी, वेलकम। अगर दूसरा हम याद करें, दूसरी समिति जो है वो है एक कार्य संचालन समिति। क्या? कार्य संचालन समिति। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। इसको तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि कार्य संचालन ऑफिस वगैरह में जब पहले मान लो तो जो भी संचालन करते थे वो कौन करते थे, मुंशी। ऑफिस में जो भी कार्य संभालते हैं वो कौन संभालते हैं, मुंशी। तो इससे क्या रिलेट हो गया कि कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। अगर बात किया जाए और समिति की, आवास समिति। आवास समिति, तो इसके थे बी पट्टावी, सीता रमैया। पट्टावी, सीता रमैया। सॉरी, समिति ये हो गया प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, आवास समिति बी पट्टावी, सीता रमैया। ये थी हमारी कुछ समितियां। अब हमारी कुछ उप समितियां।
उप समितियां, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। वो क्या थी? वो थी समिति। ये क्या है? उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जेवी कृपलानी, जेवी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति SGHC मुखर्जी। कौन है? SC मुखर्जी। ये है हमारी मौलिक उप समितियां। अभी हमने पढ़ी थी पहले प्रारूप समिति, उसके बाद में समितियां, उसके बाद में उप समितियां। मौलिक उप समिति जेवी कृपलानी इसके अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक उप समिति इसके अध्यक्ष थे SG मुखर्जी। तो ये हमारी हो गई समितियां। अब हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची, संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब मूल संविधान था उसमें सिर्फ 8 अनुसूची थी। हम 12 अनुसूचियों को नंबरिंग से पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में था राज्य तथा संघ। राज्य तथा संघ
रोनी बहन जी का स्कूल का राज्य तथा संघ, अगर देखा जाए तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट करके बताना। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? जल्दी से कमेंट करो। क्लास देख रहे हो या नहीं? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करो। जब कमेंट करने के लिए बोला जाए तो कोई कमेंट नहीं करेगा। जब तक कमेंट नहीं आएगा हम नहीं बताएंगे। सो गए क्या सब? शिवा सोलंकी। केंद्र शासित प्रदेश 8। तो कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? शशि चौधरी, वेलकम। काफी लेट जुड़ी हो। तो हम जो अनुसूचियां हैं वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। बस अभी जो मूल संविधान में हमारी अनुसूचियां थी वो थी 8 अनुसूचियां, और वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12, जिसमें प्रथम अनुसूचियां में है राज्य तथा संघ, जिसमें राज्य है 28 और केंद्र शासित है प्रदेश। बाकी की 12 अनुसूची कल पढ़ेंगे, जिन्हें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए थोड़ा कम टाइम बचा है। जुड़े रहिए पूरी क्लास में, मैथ की क्लास अभी शुरू होने वाली है। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।